सो वेलकम अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल CGD इन इंडिया। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है MDPE के बारे में। मीडियम डेंसिटी पॉलीथिलीन का पाइप जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में गैस को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होता है। और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे MDPE क्या होता है, फिर उसके स्टैंडर्ड क्या क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, जो एमडीपी का पाइप होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एसडीआर क्या है। एसडीआर के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि पाइप का SJ1131.6, तो वो एसडीआर क्या होता है उसकी कैलकुलेशन पूरा बताने वाला हूँ मैं। फिर एमडीपी फिटिंग्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो काम करती है, क्या क्या पॉइंट्स को उसमें आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसको रिफ्यूज़न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कभी-कभी अगर जॉइंट फेलियर होता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एमडीपी का पूरा लेइंग का प्रोसेस इसी वीडियो में आपको मिलेगा। और एमडीपी के बीच में जो दो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में कितना स्टैंडर्ड डिस्टेंस रहना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए इस वीडियो में। लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। द मोस्ट थिंग कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या रहता है कि एक कनेक्टिविटी बनी रहती है आप लोगों के साथ में। इस चैनल का पर्पस कोई कमर्शलाइज करना नहीं है किसी भी चीज़ को, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाना या कुछ पैसे कमाना इस चैनल का पर्पस नहीं है। इस चैनल का पर्पस यही है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं CGD को, उनको पूरी जानकारी मिल पाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके स्टैंडर्ड और कोड्स के बारे में। तो IS 14885-2001 ये इसका कोड है। आपको अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, डीप नॉलेज लेनी है, तो फिर आप गूगल करिए IS 14885 PDF। पूरा PDF का एक डाउनलोड आपको मिल जाएगा वहाँ पे, पूरी फाइल। उसको पढ़ के आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये इसके स्टैंडर्ड हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो MDPE का इन्वेंशन हुआ था वो किया था द इम्पीरियल केमिकल कंपनी ने। ये इंग्लैंड में थी और 1933 में लोगों ने इसका इन्वेंशन किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली एमडीपीई को, कि फ्यूल को, वाटर को, सप्लाई को, एक जगह से लिक्विड सप्लाई थी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में बहुत यूज़ हुआ इसका। बहुत कन्वीनियंट था, बहुत इजी टू वेल्ड था, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ। वहीं से इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज की डेट में 95% अगर हम बात करें तो 95% पाइपलाइन आई थिंक जो अंडरग्राउंड पड़ी हुई है गैस पाइपलाइन की, वो एमडीपी ही पड़ी हुई है। हर गली, हर रोड में आपको एमडीपी का पाइप मिल जाएगा। सारी कंपनीज अभी केवल एमडीपी ही यूज़ कर रही हैं गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो एमडीपी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एक तो ये बहुत लाइटर वेट होती है। इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, इजीली आप अगर 20 mm का या 32 mm का कोई पाइप का बंडल है 10-20 मीटर का, तो एक आदमी ऐसे ही इजीली उठा सकता है। हैंडलिंग सेफ है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, इजी टू ले है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग ट्रेंच बनवाते हैं, तो ट्रेंच ऐसा नहीं है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ही है। कई बार वो सांप की तरह कभी कभी थोड़ा सा टर्न होती है, कभी कभी यूटिलिटीज आ जाती हैं, तो हमको थोड़ा डाइवर्ट भी करना पड़ता है ट्रेंच को। तो इजी टू ले है। नेचुरल बैंड में आप अगर कम डाया का पाइप है तो आप नेचुरल बैंड में इजीली इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसका कोई कोरोजन नहीं है, कोरोजन नहीं होता इसमें। इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, कोई केमिकल रेसिस्टेंस नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम के बाद में कुछ केमिकल रिएक्शंस के से ये खराब हो सकती है, ऐसा कुछ इसका डिके हो सकता है, तो वो भी नहीं है। फिर बहुत ही स्मूथ है, फ्लो कैपेसिटी इसकी अच्छी है, नॉन पोरस है। फिर लॉन्ग सिस्टम लाइफ है, मिनिमम मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में आपने देखा ही होगा, जो भी मेंटेनेंस टीम की जो लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता हो। कभी कोई लाइन रैप्चर हो गई या कभी कुछ ऐसा इशू है, कभी कोई जॉइंट फेलियर हो गया, तभी इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। वरना सालों तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ती नेटवर्क को टच करने की। गुड शॉक और क्रैक रेसिस्टेंस है। छोटी मोटी कोई शॉक्स हैं, कोई अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, तो इजीली उसको ये सस्टेन कर सकती है। मेटल पाइप की तरह नहीं है कि थोड़ा सा भी शॉक लगा और वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। तो ये उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, और इसीलिए ये इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आई थिंक। प्रॉपर्टीज़ तो इसकी और बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है प्रॉपर्टीज़ की, बट एज ऑफ नाउ ये जो मेन मेन प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने आपसे डिस्कस की है। इसीलिए एमडीपी को हम लोग इतना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि सीजीडी में इसका यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं एसडीआर की, शेड्यूल डायमेंशन रेशियो। शेड्यूल डायमेंशन रेशियो क्या होता है? कई बार इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि एसडीआर क्या होता है। तो एसडीआर से हम किसी भी पाइप की थिकनेस भी पता कर सकते हैं, उसकी प्रेशर रेटिंग भी पता कर सकते हैं।
और उसका रेजिस्टेंस क्या है वो भी हम इस चीज़ से पता कर सकते हैं। एसडीआर से काफ़ी कुछ डिटेल्स हम निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी भी पाइप का अगर एसडीआर ज़्यादा है तो उसका प्रेशर रेटिंग कम होगा, किसी पाइप का अगर एसडीआर कम है तो उसका प्रेशर रेटिंग ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी 110 mm का पी पाइप है, उसका पी 80 है। 110 mm डाया है किसी भी पी पाइप का और उसका जो रेटिंग है वो पी 80 मटेरियल का बना हुआ है, वो उसका वेट है 1.17 kg और एसडीआर है 33। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी भी पाइप का जो सेम डाया है, सेम लेंथ है, 110 mm, पी 80 मटेरियल है, लेकिन अगर एसडीआर 33 है तो उसका वेट है 1.17 kg फॉर सेम डाया, सेम मटेरियल। अगर एस डी आर 21 है जो कि कम है तो उसका वेट है 1.77 kg। दैट मीन्स कि अगर एस डी आर बढ़ गया, एस डी आर 33 हुआ तो वेट हुआ 1.17 kg। अगर एस डी आर 21 है तो वेट हो गया 1.77 kg। एस डी आर डिक्रीज के साथ में थिकनेस इंक्रीज हो रही है और एस डी आर इंक्रीज के साथ में थिकनेस कम हो रही है। और ये इस कैलकुलेशन से आप प्रेशर रेटिंग को पता कर सकते हैं कि उसका प्रेशर रेटिंग ज़्यादा है या कम है। तो ये मैं ले लेता हूँ। अभी हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर एस डी आर 11 का कोई गैस, एस डी आर 11 है किसी भी पी 80 पाइप का, तो उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होगा। लेम्स फॉर्मूला रहता है एम ओ पी इज इक्वल टू 20 इंटू मैक्सिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई सी एस डी आर माइनस वन। सी इसमें कांस्टेंट है जो गैस के लिए 2 रहता है और वाटर के लिए 1.25 रहता है, तो ये कांस्टेंट है। एम आर एस पी 80 का 8 होता है, अगर पी 100 है तो उसका 10 होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हम निकाल के, हम सारे इसके फैक्टर्स को निकाल के पता कर सकते हैं। एमओपी 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2, एस डी आर 11 था तो यहाँ पे 10 आ गया, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 8 बार हो गया। मतलब एस डी आर 11 का पी 80 का पाइप का मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 8 बार है। उसके ऊपर चल जाएगा बट प्रॉब्लम हो सकती है, बट एज पर स्टैंडर्ड ये इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि एमडीपी में कौन कौन सी फिटिंग्स यूज होती हैं। तो ये सारी मैंने साथ में फोटो भी लगा दिया, अटैच कर दिए जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये एमडीबी पाइप है, फिर ये इक्वलिटी है। इक्वलिटी कोशिश करिए आपकी नेटवर्क ऑफलाइन में तो करना ही करना है, अगर ऑनलाइन भी है और अगर आप किसी भी कस्टमर को गैस दे सकते हैं, सप्लाई इंटरप्ट नहीं हो रही है, तो आप टी यूज़ करिए, क्योंकि सेटल ऑनलाइन के लिए अच्छा जॉइंट है बट लीकेज के चांस उसमें रहते हैं। एंड कैप ये हो गया, फिर कपलर हो गया, दो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए कपलर यूज होता है, सारे साइज में ये कपलर आते हैं। फिर ये टेपिंग हो गया, जो मैंने ऊपर बोला था यहाँ पे कि ये सैडल टेपिंग है। ये ऑनलाइन जो भी सप्लाई देनी होती है 125 बाई 32 की आई थिंक होना चाहिए ये फोटो के हिसाब से। तो मेल लाइन से कनेक्ट करके किसी को सर्विस लाइन देनी है या फिर किसी छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो फिर हम सैडल यूज करते हैं। फिर ये टीएफ हो गया। टीएफ का यूज रहता है कि कोई भी पाइप है एमडीपी का, तो इसकी एक तरफ तो एमडीपी फ्यूज होता है, दूसरी तरफ मेटल पाइप फ्यूज होता है। जैसा फ्यूज नहीं होता, मतलब उसको देखिए इसमें थ्रेडेड बने हुए हैं, थ्रेड बने हुए हैं, तो जीआई का पाइप इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल भी हैं जिसमें टीएफ लगाना है हमें, तो एक तरफ से थ्रेडेड ज्वाइंट करके और एक तरफ इलेक्ट्रिक फ्यूजन से वेल्ड करके हम इस फिटिंग को यूज करते हैं। फिर ये वॉल्व हो गया, वार्निंग मैट हो गया। पाइप के ऊपर एक डिस्टेंस मेंटेन करके वार्निंग मैट डाला जाता है ताकि कोई थर्ड पार्टी डिगिंग एक्टिविटी हो रही है तो इस पे सारी डिटेल्स लिखी होती है कि नंबर, इमरजेंसी नंबर क्या है, कौन सी कंपनी का गैस पाइपलाइन है। तो कोई भी अगर थर्ड पार्टी डिगिंग कर रहा है तो ये पहले वो स्टार्ट करेगा डिगिंग करना तो पहले वार्निंग मैट आएगा, उसे देख के फिर वो पता कर सकता है कि भाई नीचे पाइपलाइन है और वो कांटेक्ट कर सकता है किसी भी गैस पाइपलाइन को। फिर ये रिड्यूसर हो गया और ये एल्बो है। इन सारी फिटिंग्स का स्टैंडर्ड है IS 15927 पार्ट 3। ये भी आप गूगल कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एमडीपी की पाइप और फिटिंग्स की बात हो गई, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग की। इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग में आपस में जो एमडीपी और एसडीपी की फिटिंग्स होती हैं उनको वेल्ड करने की टेक्नोलॉजी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग। जो भी एमडीपी की फिटिंग्स होती हैं आप जब उन्हें देखेंगे तो आपको मेटल कॉइल दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस प्रोसेस में इन्हीं कॉइल्स को एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई से हीट करके मेल्ट किया जाता है। ये कॉइल्स हीट होकर मेल्ट होती हैं और एमडीपी के साथ में वेल्ड हो जाती है। इट्स अ वेरी प्रिटी प्रोसेस जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, बट आपको इलेक्ट्रिक फ्यूजन मशीन है उससे बस आपको ऑपरेट करना है। फिटिंग्स के ऊपर, हर फिटिंग के ऊपर एक बारकोड होता है और इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन के साथ में एक बारकोड रीडर आता है।
तो बस उस बारकोड रीडर से आपको फिटिंग के ऊपर जो बारकोड दिया हुआ है उसको रीड करना है और सारा प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा। इसकी प्रोसेस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप में जो है वो कटिंग ऑफ द पाइप है। जब भी कोई इलेक्ट्रो फ्यूजन आप करते हैं, पाइप्स को सपोज आपको दो पाइप को कनेक्ट करना है कपलर लगा के, तो आपको उनको कट करना है। अगर फ्रेश पाइप है, नया पाइप है, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें ओवेलिटी चेक करिए और देखिए कि वो पाइप की क्वालिटी कैसी है। वो विजुअली आपको देखने से पता लग जाएगा कि कोई कट तो नहीं है, कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई डीप कट तो नहीं है जिससे कि जॉइंट फेलियर का चांस हो। फिटिंग के हिसाब से फिर पाइप में मार्किंग की जाती है ताकि जब फिटिंग्स का अलाइनमेंट किया जाए तो मार्किंग से एक्यूरेसी पता लग जाए कि उनका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हम मार्किंग का यूज़ करते हैं। उसका स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग जो पाइप का वर्जिन मटेरियल है, जब हम वेल्डिंग करते हैं किसी भी पाइप की इलेक्ट्रोफ्यूजन से, तो पाइप कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए, वरना उसमें जॉइंट फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसी के लिए स्क्रैपिंग किया जाता है। कई बार क्या होता है कि ओपन टू एटमॉस्फेयर जब पाइप रखा रहता है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की वजह से एक फिल्म जनरेट हो जाती है। उसको भी हटाने के लिए छोटे मोटा कोई कंटेमिनेशन है या फिर कोई छोटा मोटा पिन होल है, उन सबको फिर अवॉइड करने के लिए स्क्रैपिंग की जाती है और एज पर स्टैंडर्ड 0.3 से 0.5 mm आपको स्क्रैपिंग करनी चाहिए। उसके बाद में फिर पाइप रीराउंडिंग करते हैं। इसका भी रीराउंडिंग टूल आता है, उससे आप पाइप की ओवेलिटी चेक कर सकते हैं कि उसका जो सर्कल में ही पूरा होना चाहिए ताकि फिटिंग में ठीक से बैठे। अगर पाइप की रीराउंडिंग ठीक नहीं होगी तो जब फिटिंग के अंदर आप किसी भी पाइप को जब अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गैप है फिटिंग और पाइप के बीच में, और कहीं पे वो एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो भी फिर उसकी वजह से भी कई बार जॉइंट फेलियर के चांस रहते हैं। फिर फिटिंग की अलाइनमेंट जब आप रीराउंडिंग कर लेंगे, सब फिटिंग कर लेंगे, तो उसके बाद में फिर अलाइनमेंट क्लैंप आते हैं। क्लैंप की देखिए, वैसे तो आपने नॉर्मली देखा होगा क्लैंप को यूज़ नहीं करता है। सारे क्या है कि जो भी साइड पे चीज़ें मिली, पाइप के टुकड़े, पत्थर, उन सबसे अलाइनमेंट करके और काम चला लेते हैं, बट वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो कि सीजीडी में टेक्नीशियंस करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हर किसी के पास में जब आप जॉइंट करवा रहे हैं तो अलाइनमेंट क्लैंप जरूर होना चाहिए। उससे एक तो आपका जॉइंट अच्छा रहेगा और अगर थोड़ा बहुत हिल भी जाता है बाई मिस्टेक तो उससे जॉइंट फेलियर नहीं होगा, उससे उसका अलाइनमेंट खराब नहीं होगा। और जब अलाइनमेंट आपका हो जाएगा तो फिर आप अपना मशीन के जो पिन्स रहती हैं उनकी फिटिंग में लगाना है और वेल्डिंग मशीन स्टार्ट कर देनी है। जो बारकोड रीडर है उसकी मदद से फिर आप उसको जब स्टार्ट करेंगे तो आपका वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर कूलिंग वेल्डिंग हो गई। हर हर फिटिंग का अपना एक हीटिंग टाइम होता है कि वो कितने का है, कौन सा फिटिंग है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो फिटिंग के ऊपर भी आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो उसके ऊपर पूरा हीटिंग टाइम लिखा होता है कि 60 सेकंड है, 90 सेकंड है, 100 सेकंड है, कितना है। वो प्रॉपर आपको वेल्डिंग प्रोसेस देखना है। इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग में वो सेकंड आ जाते हैं लिख के। वो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, वेल्डिंग करनी है। उसके बाद में फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। कूलिंग टाइम भी हर फिटिंग के ऊपर लिखा रहता है, वो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का 5 मिनट है, किसी का 10 मिनट है, किसी का 15 मिनट है, जो भी वो कूलिंग टाइम उसके ऊपर लिखा हुआ है। आप कूलिंग करते हुए ध्यान रखिए प्रॉपर जो नेचुरल कूलिंग टाइम है उसको ही आपको उसमें ही कूलिंग करवानी है। कई बार क्या होता है कि टेक्नीशियन ने या फिर इंजीनियर ने टच करके देखा, उसको लगा कि फिटिंग ठंडी है, ठीक है, और कई बार वो गैस स्टार्ट कर देते हैं या फिर स्क्वीजर लगा हुआ तो उसको ओपन कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। ये वीडियो बनाने का और ये सारी स्टेप्स को यहाँ लिखने का एक यही पर्पज़ है। मैंने जैसा पहले भी आपको बोला कि सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हम गैस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी एक बहुत बड़े हज़ार्ड को जनरेट कर सकती है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड करिए इन सारी चीज़ों को, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू ही आप, चाहे वो एमडीपी हो, जीआई हो, या कोई भी काम हो, आप उसको फॉलो करें। जब आपका वेल्डिंग हो जाता है तो उसके बाद में ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिनको आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर वेल्डिंग हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो फ्यूजन इंडिकेटर रहता है हर फिटिंग के ऊपर। आप देखेंगे फ्यूजन इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जब वेल्डिंग हो जाती है किसी भी फिटिंग्स के साथ में पाइप की, जब प्रॉपर वेल्डिंग हो जाएगी तो जो मेल्ट पोर्शन होता है, जो कॉपर की कॉइल्स को मेल्ट किया है जिस मटेरियल ने, जो एसडीपी है, वो मेल्ट होके ऊपर फ्यूजन इंडिकेटर्स में आ जाता है और वो एक कंफर्मेशन है कि आपका जो फ्यूजन है वो एकदम ठीक हो गया है। फिर कोई भी आप देखो तो उस फिटिंग में जब जब वो वेल्डिंग हो जाती है तो ऐसा नहीं कि कुछ उसका जो कॉपर वायर होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो गए, या फिर फिटिंग थोड़ा बहुत हिल गई तो वहां से कुछ मेल्ट मटेरियल बाहर आ गया। अगर ऐसा है तो मतलब आप, वो जॉइंट ठीक नहीं हुआ है, आप उसको
आपको पास नहीं करना है। फिर पाइप को आपको देखना है, जो मार्किंग आपने पहले की थी, जब फिटिंग का आपने जब वेल्डिंग कर लिया, वो मार्किंग प्रॉपर वैसे की वैसी रहनी चाहिए। अगर वो मार्किंग थोड़ी बहुत भी दाएं बाएं है, मतलब पाइप मूव हुआ है, तो पाइप मूव हुआ है मतलब जो वेल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई है। फिर जॉइंट एरिया की क्लीननेस देखनी है। फिर स्क्रैपिंग की एविडेंस, कई बार स्क्रैपिंग कम करते हैं या नहीं करते हैं, स्क्रैपर नहीं है या फिर स्क्रैपर खराब है, तो स्क्रैपिंग के एविडेंस रहते हैं, जो स्क्रैपिंग मटेरियल रहेगा वो भी आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसको कभी भी ओपन टू अर्थ नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक बोल सकते हैं कि एक जहरीला पदार्थ जिसको बोल सकते हैं, कि कई बार क्या होता है कि गाय वगैरह उसको खा लेती हैं खाने के साथ में या वैसे, तो वो बहुत बड़ा एक, और वो हमारे अर्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक पॉल्यूटेड चीज़ है। तो वो जो स्क्रैपिंग मटेरियल है, कई बार टेक्नीशियन करते हैं, स्क्रैपिंग किया और वो गड्ढे में छोड़ दिया उसको, स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग मटेरियल को, तो वो भी नहीं करना है। फिर अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर नहीं है, या आपको अपना विजुअल इंस्पेक्शन से ऐसा लगता है कि कुछ लूप होल है या कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपको वो पास नहीं करना है, वो फिटिंग को आप उसको रिप्लेस ही करना है। उसके बाद में एक बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाती है, रिफ्यूजन ऑफ द फिटिंग। क्वेश्चन कई बार अराइज होता है और कई बार पूछा भी जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। आपको पता भी होना चाहिए कि अगर कोई फिटिंग है, उसका अगर वेल्डिंग प्रोसेस चालू है, और कई बार, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ें फेस की हैं, कि कई बार जनरेटर है उसमें डीजल नहीं है, सारे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं वो सारे वायर उल्टे सीधे लगे होते हैं, तो फ्यूज़न करते टाइम ऐसा बहुत बार होता है कि बीच में रुक जाती है, फ्यूज़न मशीन बंद हो गई। किसी फिटिंग का सपोज 60 टाइम है, हीटिंग टाइम, और वो बीच में 30 सेकंड में ही बंद हो गई। उसके बाद में फिर ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम उसको दोबारा रिफ्यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं फिटिंग्स को। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो फिटिंग पावर फेलियर की वजह से इंटरप्ट हुई है, वो जो फिटिंग है, जो अगर वो वेल्डिंग प्रोसेस चल रहा है और पावर फेलियर की वजह से अगर वो रुक जाती है, तो आपको सिर्फ एक बार उसको नेचुरल कूलिंग टाइम पे लेके जाना है, और उसके बाद में सिर्फ एक बार उसको दोबारा पूरा प्रोसेस, जो वेल्डिंग का प्रोसेस है, बारकोड रीड करना, इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन से उसको प्रॉपर वेल्डिंग पिन लगा के और सारा जो प्रोसेस करना रहता है, वो आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको चेक करिए, अगर आपको लगता है कि वो जॉइंट ठीक हुआ है, तो वो ओके है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी रीज़न हो इंटरप्शन का, कई बार क्लैंप हिल गया या पाइप निकल गया या कोई भी XYZ कोई भी रीज़न है इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग के इंटरप्शन का, तो आपको वो जॉइंट पास नहीं करना है, आपको एकदम मना कर देना है। सिर्फ और सिर्फ एक केस में आप किसी भी फिटिंग को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, अगर वो पावर फेलियर की वजह से इंटरप्ट हुई है, वो भी सिर्फ एक बार। ओके। और दूसरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन। तो हर फिटिंग के ऊपर, ये जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। हर फिटिंग के ऊपर आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरी डिटेल लिखी होती है। उस पे बारकोड अगर आप रीड करेंगे, बारकोड के ऊपर भी एक कोड रहता है, तो उस कोड में मैन्युफैक्चरर की कंपनी का नाम क्या है, फिटिंग का टाइप क्या है, वो कपलर है, वो सैडल है, वो टी है क्या है, उसका साइज़ क्या है, प्रोडक्शन का बैच नंबर क्या है, प्लांट लोकेशन क्या है, उसका SDR कितना होता है, ये सारी चीज़ें फिटिंग के ऊपर लिखी रहती हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बात हो गई, तो अभी एक MTP लेइंग का जो प्रोसेस है, वो आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी आप लेइंग तो करवाते होंगे, और जो जो लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको सारा ये प्रोसेस पता ही होगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रूट सर्वे। जब किसी नई सिटी, सेक्टर, एरिया में MDP लेइंग का काम स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है हमें उस एरिया के बारे में जानना, कि वहाँ पे कितना मैक्सिमम पोटेंशियल, कितना गैस हम इन फ्यूचर उसको कंज्यूम कर सकता है वो एरिया, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या फिर डोमेस्टिक हो। तो सबसे पहले उस एरिया की जानकारी आपको होनी चाहिए कि वहाँ भी फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, और उसके लिए आप जो डेटा है, वो डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, जो जिनके पास पूरा ये डेटा रहता है कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाउस हैं, कितने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लॉट्स हैं। उन सबसे एक ओवरव्यू आप निकाल सकते हैं कि आने वाले 10 साल में या 20 साल में कितना मैक्सिमम कैपेसिटी इस एरिया को कंज्यूम करने के लिए लगेगा। उसके हिसाब से फिर आपको रूट सर्वे करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस एरिया में जो मुझे मेन लाइन है, वो मेरे को 90 mm की डलवानी है, या 63 mm की पड़वानी है, या 125 mm की पड़वानी है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जब भी लेइंग होती है, तो यही सजेस्ट किया जाता है कि आप 125 mm की लाइन को लेइंग करिए, क्योंकि वहाँ पे क्या कई बार होता है कि बहुत बड़ी कंपनीज है और उनको गैस चाहिए, तो वो वॉल्यूम प्रॉपर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको रूट सर्वे करना है। उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज असेसमेंट। तो इसके लिए तरीका होता है कि हर 50 मीटर पे आपको एक पिट लगवाओ। पिट लगवाने के बाद में आप देख सकते हैं वहाँ पे कि रोड के दोनों तरफ आपको एक पिट लगवाना है हर 50 मीटर पे। तो उससे आपको जो
अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जो अवेलेबल है वहाँ पे वो पता लग जाएंगी कौन कौन सी यूटिलिटीज हैं। फिर आप उन डिपार्टमेंट से जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आपका यूटिलिटीज का वो सारी जो उनकी यूटिलिटी है उनका वो मैप देंगे, आपको ड्राइंग देंगे, और उस ड्राइंग के हिसाब से फिर आप एक रूट डिसाइड कर सकते हैं कि रोड के किस तरफ कम यूटिलिटीज हैं या नहीं है। जैसे कई बार ये सजेस्ट किया जाता है और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी भी चाहिए कि जिधर इलेक्ट्रिक लाइन जिस तरफ जा रही है रोड के, उसके अपोजिट साइड में आप गैस लाइन डालिए, क्योंकि कितना भी आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे वो 300 mm का प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा और एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। यूटिलिटीज असेसमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल गया, मटेरियल सारा मिल गया, रूट सर्वे आपने कर लिया, सारा डेटा आपके पास है, कौन सी लाइन डालनी है, आपको लेइंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, फिर आपको ट्रेंचिंग करवानी है। अभी ट्रेंचिंग के भी दो तीन मेथड हैं, ट्रेंचिंग का तो एक ही है, लेइंग के दो तीन मेथड हैं, तो तीसरा ट्रेंचिंग है। ट्रेंचिंग में आपको ट्रेंच बनवा के जब आपने यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन कर लिया, फिर आप ट्रेंचिंग करिए, उसके बाद में फिर लेइंग प्रोसेस आता है। अब लेइंग में भी आप मोलिंग से भी करवा सकते हैं, आप ओपन कट भी करवा सकते हैं, एसडीडी भी करवा सकते हैं, तीनों तरीके होते हैं जिनसे आप पाइपलाइन लेइंग करवा सकते हैं। लेइंग करवाने के बाद में फिर आपको जॉइंट करवाना है सारा, क्योंकि जो भी लेंथ रहती है सबकी पाइप्स की लेंथ अलग अलग रहती है। 180 mm का पाइप है वो 12 मीटर के लेंथ में भी आता है, कई बार 125 का पाइप भी 12 मीटर के लेंथ में आता है, फिर 32 है, 63 है, 20 mm का पाइप है, उसकी बहुत लंबी कॉयल होती है लेंथ जो होती है, तो फिर आपको वो लेंथ के हिसाब से फिर जॉइंटिंग करवानी है, चाहे वो एल्बो हो, कपलर हो, जो भी कुछ नेटवर्किंग है। उसके बाद में आप पिट बंद करवाइए, सारी वार्निंग मैट वगैरह पड़वा के आप ट्रेंच को बंद करवाएंगे। उसके बाद में फिर फ्लशिंग चालू होगी। फ्लशिंग में एयर फ्लशिंग करनी होती है, स्टील लाइन की तरह पिक अगर ना भी डालें तो कुछ ऐसा बहुत ज़रूरत नहीं है पिक डाल के करने की, बट हाँ 6 बार के प्रेशर पे आप प्रेशराइज करिए पाइप को। बार बार फ्लशिंग आपको तब तक एयर फ्लशिंग करवानी है जब तक कि पाइप में डस्ट पार्टिकल थोड़े से भी हैं, क्योंकि वो आगे चल के आपके मीटर को, रेगुलेटर को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर फ्लशिंग जब क्लियर हो जाएगी, आपको टेस्टिंग में पाइप को पड़वाना है। टेस्टिंग का जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर है मल्टीप्लाई बाई 1.5 एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। 4 बार पे एमडीपी नेटवर्क को मेंटेन किया जाता है, तो टेस्टिंग हमेशा 6 बार पे होनी चाहिए। उसके बाद में बैकफिलिंग का जो ये पॉइंट है वो पहले हो चुका है, लेइंग के बाद जो आपको बैकफिलिंग करवानी है। उसके बाद जो जॉइंटिंग के केवल पिट रह जाते हैं उनको आपको जॉइंट करके बैकफिलिंग करवानी है, और उसके बाद ही बैक ये फ्लशिंग चालू करवानी है। बैकफिलिंग के बाद में फिर प्री कमीशनिंग सर्वे होता है कि सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एज बिल्ड ग्राफ सारी रेडी होनी चाहिए, प्रॉपर मार्कर लगे होने चाहिए। जैसे हर 50 मीटर पे एक आरसीसी मार्कर होना चाहिए, हर 150 मीटर पे पोल मार्कर होना चाहिए। जो भी टेंडर बुक्स हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर की, आप उनसे ये सारी चीज़ें, ये डिटेल आप पता कर सकते हैं जब भी आप कोई काम स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, आप एग्जीक्यूशन फील्ड से हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करवा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी टेंडर बुक पढ़िए, उसका टेक्निकल पूरा एक एक चीज़ पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको कॉन्ट्रैक्टर गलत चीज़ नहीं बता पाएगा, और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। प्री कमीशनिंग सर्वे में सारा कुछ अगर ओके रहता है तो फिर फाइनली कमीशनिंग। प्री कमीशनिंग सर्वे के बाद में फिर कमीशनिंग आप करेंगे। कमीशनिंग से पहले एक पर्जिंग, नाइट्रोजन पर्जिंग करिए और कमीशनिंग। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया एमडीपी लेइंग का। सेफ्टी मेंटेनेंस के लिए क्या पॉइंट आपको मेंटेन रखने हैं, तो उसमें सबसे पहले तो वॉल चैम्बर, हर 1 किलोमीटर पे एक वॉल चैम्बर सजेस्ट किया जाता है, बट एज पर साइट कंडीशन आप डिस्टेंस आगे पीछे कर सकते हैं। फिर स्टोन पोल मार्कर प्रॉपर इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि पीएनजीआरबी की गाइडलाइंस भी हैं कि मार्किंग होनी चाहिए, ताकि कोई थर्ड पार्टी डिगिंग एक्टिविटी अगर हो रही है तो वो डिगिंग एक्टिविटी करने से पहले वो मार्कर पे देख के आपको इन्फॉर्म कर पाए, या फिर कभी कोई लाइन डैमेज भी हो जाती है तो कोई भी XYZ जो वहाँ से जा रहा हो वो आपको उन मार्कर्स पे नंबर देख के आपको कॉल कर पाए। सबसे लास्ट में एक ज़रूरी बात मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो इंटर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्यूजन फिटिंग्स की, ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इसमें मेंशन की हैं या फिर ऐसा ट्राई किया है डालने का, जो क्वेश्चन कॉमन एक इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, ताकि आपको ऐसे कुछ हेल्प हो जाए कुछ टेक्निकल। तो एक ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दो फिटिंग्स के बीच में कितना इंटर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम सैडल लगा रहे हैं, सैडल के पास में कोई दूसरा ज्वाइंट कर रहे हैं, तो उसके बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। कई बार पिट्स बहुत छोटी होती हैं, कोई इमरजेंसी का काम कर रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर कई बार जानबूझ के भी पिट को बहुत छोटा बना देते हैं, दो स्क्वीज़र पास पास लगा देते हैं, या फिर दो फिटिंग पास पास दो कपलर लगा दिए, तो वो कितना एक स्टैंडर्ड मेंटेन गैप करना है उनको, वो आप ये पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर दो सैडल जॉइंट है तो उनके बीच में 100 mm का गैप मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। सैडल टू सॉकेट या बट जॉइंट है, जैसे कपलर हो गया, उसका 250 mm स्टैंडर्ड डिस्टेंस रहता है। फिर कपलर टू कपलर जो भी पाइप है डिवाइडेड बाई फिटिंग
मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो वो एक जो जो भी डिस्टेंस आएगा वो स्टैंडर्ड है। फिर जो भी कोई जॉइंट लगा रहे हैं आप, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्यूजन जॉइंट कर रहे हैं, उसके पास में जो स्क्वीजर लगाना है वो कितने डिस्टेंस पे लगाना है, तो वो 3 मल्टीप्लाई बाई डाया है। फिर दो स्क्वीजर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, अगर 125 का पाइप है तो दो स्क्वीजर आप आस पास नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर 20 का या 32 का पाइप है तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगी स्क्वीजर लगाने की। तो वो सारी स्टैंडर्ड ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको देखिए और पढ़िए। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा वीडियो। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं इस वीडियो में डाल पाऊँ एमडीपी से रिलेटेड, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अब आपके दिमाग में आ रही होंगी कि हाँ ये चीज़ें मिसिंग है या ये चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर शेयर करिए। और कमेंट्स में आप जो इंटरव्यू से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यूज़ में, वो भी एमडीपी से रिलेटेड आज कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए आप लोग। तो इससे क्या होगा कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे लोग और जो भी कहीं इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट उन लोगों को पता रहेगा और इंटरेक्शन लेवल भी बढ़ेगा सीजीडी मेंबर्स के बीच में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।